हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी बायोलॉजी में जैव विकास से संबंधित अध्ययन करेंगे। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे और जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान से संबंधित स्टडी मटेरियल आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जा रही है। कैंडिडेट्स वहां पर जुड़े और जीव विज्ञान से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है उन सभी को प्राप्त करें। इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी समझेंगे जीव विकास क्या है। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास वहाँ है। लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डी व्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशोषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भौगोलिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म ईंधन एवं जीवाश्मों से प्रमाण। समजात अंग ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, सील की फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली व मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती है। इनका भ्रूणिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग तोड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण, तितली पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण, कर्णपल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि। नोट, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकार संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिलक्षित मिलते हैं।
उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लेमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसॉफिक जियोलॉजी में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। नोट, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 ईस्वी से लेकर 1882 ईस्वी तक ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो समजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद। डार्विनवाद के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक है विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति वरण, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के फलस्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती है। उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत है। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताएं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन विभिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। नोट, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। इस लेक्चर में इतना ही। इसी प्रकार से कैंडिडेट्स यदि बायोलॉजी की अध्ययन करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और बायोलॉजी की नोट्स को भी प्राप्त करते रहेंगे और अध्ययन करते रहेंगे। इसी प्रकार से कैंडिडेट्स
बायोलॉजी से संबंधित आप सभी को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलती है, इसलिए कैंडिडेट को वर्तमान समय पर बायोलॉजी की अध्ययन करना मैंडेटरी है। इसी प्रकार से कैंडिडेट बने रहें और अध्ययन करते रहें। थैंक यू।